हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद आईआईटी इन थिंकिंग। आज हम अपने नीट के डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर के PYQs 1988 से 2024 तक नियरली 37 ईयर के जितने भी PYQs हैं सारे क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन देखेंगे और ये भी एनालाइज करेंगे कौन सा लेवल हमारा इजी, मीडियम और टफ कैटेगरी है। तो हम ये लेवल भी डिसाइड करेंगे इजी, मीडियम और टफ कैटेगरी में क्या क्या सवाल हैं। फिर बाद में हम कंक्लूजन भी निकालेंगे कौन सा चैप्टर के टॉपिक क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेयर रिएजेंट इज, ठीक है, व्हाट इज बेयर रिएजेंट। तो बेयर रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए, बेयर रिएजेंट किसे बोलते हैं। तो बेयर रिएजेंट जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम परमैंगनेट, इसी को बोलते हैं। और पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। तो बेयर रिएजेंट के लिए कंडीशन होना चाहिए एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट नहीं होता है, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं होता है, पोटेशियम परमैंगनेट हॉट कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट नहीं होता है, कोल्ड होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन ऑफ KMnO4। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको हमें लर्न कर लेना है। तो ये ईजी क्वेश्चन है, दिस इज द ईजी लेवल सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन विल हैव द सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू विथ इन द पेयर। मतलब कौन से पेयर हैं, इसमें ऑप्शन भी दे दिया ABCD कि वो C&D पेयर है या A&D पेयर है या A&B पेयर है या B&C पेयर है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू रूट में n मल्टीप्लाई बाय n+2, ये फार्मूला होता है ना। तो जिसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस पेयर में सेम होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज सेम इन विच पेयर, जिस पेयर में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट मतलब μSO जिसे बोलते हैं, वो क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना। जैसे जिंक 2+ है और टाइटेनियम 2+ है, अगर कॉन्फ़िगरेशन इसका करें तो क्या आ जाएगा, जिंक प्लस 4s2 3d10, तो ये 3d10 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ये आ जाएगा 4s2 3d2, तो 4s0 3d2 आ जाएगा। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करें तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 10, मतलब 10 तो कॉन्फ़िगरेशन है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी। और यहाँ कितने होंगे, 2, n की वैल्यू 2। तो पहला ऑप्शन तो पहले रॉन्ग हो गया, तो जिंक 2+ और टाइटेनियम 2 वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड हम आते हैं क्रोमियम 2+ और Fe2+ की। तो क्रोमियम 2+ Fe2+ में अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये आएगा D4 और ये आएगा D6, ठीक है। तो D4 कॉन्फ़िगरेशन हमारा होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो n की वैल्यू 4 होगी। Fe2+ में 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो दोनों में अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, दोनों में क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, मतलब सेम ही आएगी। तो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो सकता है। अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, क्या है, टाइटेनियम 3+ और कॉपर 2+। तो कॉपर 2+ हमारा क्या होगा, D9 कॉन्फ़िगरेशन और टाइटेनियम 3+ हमारा होगा D1 कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर D1 लिखेंगे तो n की वैल्यू 1 आएगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और D9 में भी क्या होगा, n की वैल्यू 1, तो इन दोनों में भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना। और हम लास्ट वेनेडियम 2+, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है, वेनेडियम 2+ और कॉपर प्लस। तो वेनेडियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिकल में, तो कॉपर प्लस का होता है D10, वेनेडियम 2+ का होगा 4s2 3d3, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 4s0 3d3, तो n की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पर n की वैल्यू 0 होगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो ये ऑप्शन गलत ऑप्शन, तो ऑप्शन B एंड C सही है। तो किस में ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन D में। तो हमारा ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आना चाहिए और फिर उसके बाद देख लेना है कौन से पेयर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट भी सेम आएगी, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये मीडियम लेवल का सवाल था और इसमें बस हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के हमें निकालने आना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, हमें इलेक्ट्रॉन फील करने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके लिए हमारा सिंपल होना चाहिए कि हमें देखना है जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्वेश्चन आए तो आपको तो एक माइंड में आना चाहिए, जैसे KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +7 ना। तो जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहना पसंद करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ही शो करते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ही शो करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ही शो करते हैं, वाले ही शो करते हैं।
अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले शो कर रहे हैं, तो अभी हम इसी वर्ड को एनालाइज करेंगे। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा कौन सा है? एक तो सीरियम 4+ और टर्बियम 4+ है, तो यही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे अच्छा बिहेव करेगा। तो आपको ये बस याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, खुद ये रिड्यूस होगा, +3 +2 में आ जाएगा टर्बियम +4। तो ये पढ़ा भी होगा, सीरियम के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करते हैं और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। रीएजेंट में भी हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है और आपको ये कॉन्सेप्ट रहे तो तुरंत कर लेंगे। इस सवाल को मैं मीडियम लेवल सवाल मानता हूँ। ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर ऑप्शंस नहीं भी दिखने आ रहा है तो देखना है किसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉम्बिनेशन है, तो ऑप्शन ए में ही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड इन द स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनाइड आयन आर एक्स प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग वाई, द एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो देखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इन द लैंथेनाइड आयन आर एक्स, मतलब ये, और प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग वाई। तो ये कॉन्सेप्ट पूछा है और इसका ये रीजन दे रहा है। तो जो एक्चुअल में होता क्या है, इन लैंथेनाइड्स, जो लैंथेनाइड्स होते हैं, जो एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं, ऑब्जॉर्प्शन बैंड्स आर नैरो। और नैरो होने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन विथ एफ ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन विथ एफ ऑर्बिटल। तो ये याद रखना होगा कि लैंथेनाइड में जो एब्जॉर्प्शन बैंड आता है वो नैरो आता है। क्या आता है? नैरो आता है, और उसका रीजन होता है एक्साइटेशन विथ एफ ऑर्बिटल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर इन द विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड इन द स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनाइड आर नैरो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग एफ ऑर्बिटल। तो एनसीईआरटी की लाइन है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है और आपको तैयारी होना चाहिए। तो टफ क्वेश्चन है क्योंकि हमें एनसीईआरटी की लाइन को याद करना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और लेंथेनाइड बताना है। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जैसे एस ब्लॉक का क्वेश्चन है तो एस ब्लॉक कौन होता है, मुझे पता है ये सीजियम होता है। तो एक एस ब्लॉक का क्वेश्चन डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सीजियम, मतलब थर्ड हो जाएगा। फिर मैं पी ब्लॉक की बात करूँ तो पी ब्लॉक हमें पता होना चाहिए कौन सा होता है। तो पी ब्लॉक जो हमारा होता है, कौन सा दिख रहा है इसमें से, आर्सेनिक, नाइट्रोजन फैमिली का आर्सेनिक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा पी ब्लॉक के लिए, सी ऑप्शन, सी का सेकेंड। थर्ड हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट मैंगनीज है, यहाँ पर दिख रहा है, नज़र आ रहा है। तो मैंगनीज हमारा हो जाएगा ये वाला, इसका हो जाएगा डी ब्लॉक, ऑप्शन बी का फोर्थ। लास्ट हमारा बच गया क्या, लेंथेनाइड, तो ये सेरियम होगा, ए का फर्स्ट। तो बस ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, सी का सेकेंड एंड डी का थर्ड। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है और पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दिस इज ए इजी टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बोला है PET3 एंड AsPs3 एज लिगेंड कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड विथ ट्रांजिशन। ये लिगेंड की तरफ फॉर्म करके मेटल के साथ जुड़ के क्या ये डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। एक तो मेटल का डी होगा और इसके वैकेंट डी भी होंगे, तो ये डी पाई बना सकते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एज द PP सिंगल बॉन्ड। बोला है कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो ये तो पता है कि बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा होगा। अब होगा क्या, यहाँ पर ये छोटा एटम है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो ये स्टेबल नहीं होगा, तो ये बॉन्ड वीकर हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा। क्यों? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मेक्स NN सिंगल बॉन्ड वीकर। मेक्स NN सिंगल बॉन्ड वीकर। और हमें नाइट्रोजन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म P पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन के पास यूनिक एबिलिटी होती है P पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करने की। P पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन।
नाइट्रोजन के पास क्या होती है, यूनिक एबिलिटी होती है टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन। इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप कैसे देखते हो? तो नाइट्रोजन के पास हाँ एबिलिटी होती है, नाइट्रोजन कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाता है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बहुत सारे ऑक्साइड बन जाते हैं। तो ये बात भी सही है, ये स्टेटमेंट लेकिन गलत है, हमें ये बताना है। एक ऑप्शन तुम्हारा आ चुका है। बाकी नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड एज अदर हैवियर एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप। हाँ ये बात भी सही है, नाइट्रोजन फॉर्म नहीं कर सकता डी पाई पी पाई बॉन्ड, तो ये भी सही है। गलत स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन बी है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मीडियम लेवल का सवाल मानना है और हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से केयर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कि हमारे लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। मान लो हमें बाकी ऑप्शन का नहीं क्लियर है, लेकिन हमें ये ऑप्शन क्लियर होना चाहिए था, ऑप्शन बी, जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। हमें बताना है स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो हमें बस नंबर ऑफ म्यू का फॉर्मूला ही लगाना है, √n × n+2। अगर नंबर ऑफ अनपेड n की वैल्यू सेम आ गई, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम आ गया, तो उसकी म्यू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो जो जो ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन का केयर करेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो जैसे टाइटेनियम 3+ है, तो इसका अगर कन्फिग्रेशन होगा तो क्या होगा, 4s2 3d से, तो मतलब आ जाएगा हमारा D1 कन्फिग्रेशन। अब कैसे आया पहले तो ये समझ लो। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर्गन 4s2 3d2, तो टाइटेनियम 3+ क्या आ जाएगा, टाइटेनियम 3+ आ जाएगा। आर्गन को भूल जाओ, इसको 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 4s0 3d1, मतलब n = 1, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, तो क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। तो बस हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बाकी देखेंगे और किस में हो रहा है, ऑप्शंस में। और तो सेकंड हमारा क्रोमियम 2+, डायरेक्ट अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्रोमियम 2+ होता है 4s1 3d5 प्लस, ये क्रोमियम होता है, +2 क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 4s0 3d4, तो यहाँ n की वैल्यू 4 हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लेंगे एंड वीक फील्ड लेंगे, कॉन्सेप्ट सोचें। Mn2+, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ 4s0 3d5, मतलब n की वैल्यू 5, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5। Fe2+ में अगर देखूँ तो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s0 3d6, तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होगा, क्योंकि ये पेयरिंग भी करेगा। जैसे यहाँ D4 है, तो D4 कैसे बनेगा, 1 2 3 4, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4। यहाँ पर 6 होगा, तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 4 है। तो 2 हमारे क्रोमियम 2+ और Fe2+ वाला। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, स्कैंडियम 3+। स्कैंडियम 3+, अगर स्कैंडियम की बात करें तो आर्गन 4s2 3d3 3d1, तो स्कैंडियम 3+ का क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0 3d0, तो n की वैल्यू 0 ही है, तो कोई नहीं, बस क्रोमियम 2+ और आयरन 2+ हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन में देख लूँ, क्रोमियम 2+ आयरन 2+, B एंड D, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ई। तो काफ़ी मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन आएगा, तो इस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो मीडियम लेवल का सवाल है, थोड़ा टाइम टेकिंग सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जो E0 वैल्यू फॉर Mn3+ कपल Mn2+ कपल इज मोर पॉजिटिव दैन दैट ऑफ द क्रोमियम 3+ क्रोमियम 2+ और Fe3+ Fe2+ ड्यू टू द चेंज ऑफ। तो मतलब E0 बोला है Mn3+ से Mn2+ की वैल्यूज़ क्या है, ज़्यादा है E0 क्रोमियम 3+ से क्रोमियम 2+, और E0 Fe3+ से Fe2+। इसका रीज़न बताओ कि E0 की इसकी वैल्यू SRP की वैल्यू इस दोनों के SRP वैल्यू से कैसे ज़्यादा है, और उसका मेन रीज़न क्या है, मतलब क्या है। तो हम मेनली कॉन्फ़िगरेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों में से किसी का भी एक निकाल लें। जैसे मैं इसका निकालूंगा, तो E0 पहले Mn3+ क्या होगा, Mn3+ होगा आर्गन। पहले Mn3+ निकालने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे देते हैं। पहले मैंगनीज का क्या होगा, मैंगनीज का होता है आर्गन 4s2 3d5, तो Mn+2 क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0 3d5, Mn+3 क्या होगा, आर्गन 4s0, एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे 3d4,
तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, n इज इक्वल टू 4। कितने आ गए, 4। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D4 से D5 हो गया। अब बाकी इन सब की क्रोमियम 3+ से बात करें तो क्रोमियम की होगी पहले आर्गन 4s1 3d5 और क्रोमियम +2 की अगर निकालूंगा तो आर्गन 4s0 3d4, क्रोमियम +3 की निकालूंगा तो आर्गन 4s0 3d3। तो अब यही रीजन सोचना है क्या हो रहा है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि बोल रहा है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव की है, मोर पॉजिटिव दैन दैट ऑफ द इसका। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं Mn3+ से Mn2+ जा रहा हूँ और क्रोमियम 3+ से क्रोमियम 2+ जा रहा हूँ तो D3 से मैं D4 जा रहा हूँ इसके लिए, और यहाँ क्या जा रहा हूँ, D4 टू D5 जा रहा हूँ। तो D4 टू D5 कॉन्फ़िगरेशन जाने से क्या हो रहा है, ये स्टेबल हो रहा है। तो Mn3+, तो स्टेबिलिटी आएगी ना, Mn3+ मूव फ्रॉम D4 टू D5 कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का फ़ायदा क्या है, ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी इन D5 कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी इन D5 कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी इन D5 कॉन्फ़िगरेशन। और इसी के रीजन के कारण इसकी Mn3 से Mn2+ कपल की पॉजिटिव होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो बहुत बेसिक से सोचना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन को सोचना है। तो D5 टू D मतलब D4 Mn3+ D4 टू D5 कॉन्फ़िगरेशन, नॉट D5 टू D4। Mn3+ D5 से कहाँ चला गया, अरे D4 से D5 चला गया, तो ऑप्शन सी होगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मीडियम लेवल का सवाल मानेंगे और इसको कैरी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है द पेयर ऑफ लैंथेनाइड विच आर डायमैग्नेटिक इज। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सारे आयन्स का क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। तो सबका पता होना चाहिए, जैसे सीरियम का हमें पता होना चाहिए क्या होना है। तो सीरियम का होता है जेनॉन 4f1 5d1 6s2। हमें यहाँ 2 सीरियम दिया, +4 +3 निकाल के एक जगह रख लेते हैं इसको। अगर मैं सीरियम 3+ निकालूंगा तो वो निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से निकलेगा, 2 यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से, तो जेनॉन 4f1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जेनॉन 4f1। अगर मैं सीरियम +4 निकालूँ क्या आ जाएगा, जेनॉन 4f0। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये सीरियम का हो गया। सेकंड में अगर बात करूँ यटरबियम YB का, YB के लिए बात करूँ तो YB2+, तो YB का पहले कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो ये तो पूरा कम्प्लीटली फिल है, तो ये डायमैग्नेटिक इसको बोल सकते हैं, डायमैग्नेटिक। दिस वन इज अ पैरामैग्नेटिक, दिस वन इज अ पैरामैग्नेटिक, दिस वन इज पैरामैग्नेटिक, दिस वन इज डायमैग्नेटिक। YB की अगर मैं बात करूँ तो YB हमारा क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं इसको निकालूँ तो जेनॉन 4f14 5d0 6s2। तो यहाँ से आ जाएगा, अगर मैं निकालूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब YB2+ का निकालूंगा तो यहाँ से ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जेनॉन 4f14 बन जाएगा। तो ये भी हमारा डायमैग्नेटिक होगा। तो जिस ऑप्शन में सीरियम 4+ और यटरबियम 2+, यहाँ तो ये दोनों डायमैग्नेटिक, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी सबको भी निकाल लेते हैं। तो यूरोपियम का देख लो, यूरोपियम किस फॉर्म में दिया, +2 और +3 में। तो यूरोपियम का अगर निकालेंगे तो यूरोपियम आता है जेनॉन 4f7 5d0 6s2। अगर +2 निकालूंगा तो 4f7 आ जाएगा हाफ फील्ड, और +3 निकालूँ तो 4f6। तो जेनॉन 4f7 और 4f6, तो दोनों क्या है, पैरामैग्नेटिक। ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक। बाकी की बात कर लें, अगर मैं बात करूँ तो गैल्डोनियम है गैल्डोनियम हमारे यहाँ, तो पहले गैल्डोनियम निकाल लें। तो गैल्डोनियम होता है जेनॉन 4f7 5d1 6s2। यहाँ +3 निकालेंगे तो गैल्डोनियम +3 आ जाएगा, जेनॉन 4f7, और ये भी क्या होगा, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक। मैं बात करता हूँ प्रीमोथियम। तो PM3+ का अगर मैं बात निकालूँ तो ये होता है जेनॉन 4f5 5d0 6s2। अब +3 में कर दूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो जेनॉन 4f4
आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पर अगर मैं निकालूँ तो जेनॉन 4F YB2 प्लस क्या नाम है, समारियम 3 प्लस निकालूँ तो जेनॉन 4F6 5D 0 6S2 और जेनॉन तुम समारियम 3 प्लस निकालूंगा तो आ जाएगा जेनॉन 4F5। तो ये भी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो सारे हो गए कॉन्सेप्ट। तो बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन हो पैरा पैरा आया, केवल 2 ही डायमैग्नेटिक आया, उसके लिए ऑप्शन हमारा ये हो गया। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज ए मीडियम लेवल क्वेश्चन, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं रहता है, तो इसको याद करना जरूर है। एफ ब्लॉक के लेंथेनाइट की खासकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आयनाइजेशन एनर्जी, रेडियाई, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सारे कॉन्सेप्ट निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2 प्लस is more than the copper 2 plus salt in aqueous solution. Copper 2 plus aqueous is more stable than copper plus aqueous. भले ये D10 कॉन्फ़िगरेशन है और ये हमारा D9 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल का एक सिंपल सा रीज़न है क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो हमारा इसलिए ज़्यादा ये स्टेबल है। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज द आंसर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज द इजी लेवल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो इसमें अगर बेसिक से बात करूं तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड विच आर आयनिक। सारे स्कैंडियम से लेकर जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल है, कहाँ तक, कॉपर तक। जिंक को ट्रांजिशन नहीं बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो अगर स्कैंडियम से कॉपर की बात करें तो सब में +2 सब में मतलब स्कैंडियम को छोड़ के बाकी सब में +2 कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, और उसके मेटल ऑक्साइड एमओ टाइप के ऑक्साइड बन जाएंगे। लेकिन स्कैंडियम क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाएगा, तो उसके Sc2O3 इस तरह के कंपाउंड बनेंगे, ना कि क्योंकि स्कैंडियम +3 में पाया जाएगा। तो ये बोल रहा है कि सारे मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड, सही बात है, बाकी सब +2 में पाए जाते हैं, तो मेटल ऑक्साइड बना लेंगे डी ब्लॉक के जो ट्रांजिशन मेटल है, लेकिन स्कैंडियम नहीं बना पाएगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट। हमें बताना क्या है, ये करेक्ट है, हमें बताना कौन रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन द ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेंड इन स्कैंडियम Sc2O3 टू Mn2O7। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहाँ स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ +3 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 से +7। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये +3 और मैक्सिमम +7 आ जाएगा। अब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम B2O3 टू B2O4 टू B2O5 ये बोल रहा है। तो यहाँ पर वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 और +5। तो हमें पता होता है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ना कि बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें रॉन्ग भी चाहिए। ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये रॉन्ग। B2O4 डिजॉल्व इन एसिड, B2O4 को जब एसिडिक कंडीशन H+ कंडीशन में देंगे तो BO2+ बनता है, ना कि BO4-3। तो ये नहीं बनता, ये बनता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्रोमियम ऑक्साइड इज बेसिक वाइल Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। ठीक है, ये बीच का ऑक्साइड है, जब +3 में है, ये +2 में, तो ये हमारा बेसिक होता है, ये एम्फोटेरिक। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन C एंड D। तो इसमें देख लेना कौन सा, तो ऑप्शन B इसके हिसाब से करेक्ट आंसर है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। और इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो ये हमारा टफ सवाल है, क्योंकि हमें सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और क्वेश्चन शुरू में पहली बार देखने में टफ लग सकता है, और कुछ कुछ हमें इन्फॉर्मेशन पता होनी, जैसे वेनेडियम B2O4 को एसिड कंडीशन देंगे तो BO2+ बनता है। तो हर एक स्टेटमेंट का इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा करा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए, अनदर इज लेबल्ड एज ए रीजन आर। तो असर्शन क्या करा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज अलॉन्ग ईच सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलॉन्ग ईच सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, हालांकि थोड़ा वेरिएशन अकर होता है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहा है, डी ब्लॉक की। और देयर इज करस्पॉन्ड, और इसका रीजन दिया, देयर इज ए करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच एक्कम्पनीज द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर d ऑर्बिटल्स।
इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ने का रीजन क्या है? बढ़ने का रीजन सिंपल है। सिंपल रीजन क्या है? जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। रीजन यही होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। रीजन क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि फिलिंग ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का सवाल है। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा असर्शन एंड रीजन का है। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, असर्शन ए एंड रीजन। असर्शन क्या दिया हुआ? आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द अर्ली एक्टोनाइट्स आर लोअर देन फॉर अर्ली लेंथेनाइट। बोल रहा है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी अर्ली एक्टोनाइट का आर लोअर होता है अर्ली लेंथेनाइट से। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्या इसका रीजन सही है? बोल रहा है इलेक्ट्रॉन आर एंटरिंग इन 5f ऑर्बिटल। जाहिर सी बात है 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंट्री होगा। विच एक्सपीरियंस ग्रेटर शिल्डिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, जो कि ग्रेटर शिल्डिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज होगा एज कम्पेयर टू लेंथेनाइट। तो यहाँ असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और मीडियम लेवल का ये सवाल है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्डोनियम हैज ए लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी बिकॉज ऑफ। तो पहले गैल्डोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना पड़ेगा। गैल्डोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है जेनॉन 4f7 5d1 6h2। ठीक है, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन निकालना है, थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब क्या? थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होगा हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना होगा। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ से निकाल लेंगे, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे। तो इन केस ऑफ थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी, इन केस ऑफ स्टेटमेंट लिख लें, थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी, हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है? 5d से। इंथैल्पी इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम 5d, इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम 5d and resultant configuration will be जेनॉन 4f7। अब क्या होगा? जेनॉन 4f7 बन जाएगा जो कि स्टेबल हाफ फील्ड है। ऐसा करने पर क्या होगा? स्टेबल, अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने को स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेबिलिटी आ जाएगा मतलब इट विल हैव हाई एक्सचेंज एनर्जी। इट विल हैव, ये अब ये इस तरह से हो जाएगा 4f7 1 2 3 4 5 6 7। इट विल हैव हाई एक्सचेंज एनर्जी hence less energy would be required to remove third electron. लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाई एक्सचेंज एनर्जी इज द आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है। साइज नहीं फैक्टर है, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिक कैरेक्टर, हाई एक्सचेंज एनर्जी इसका कॉन्सेप्ट है। हाई एक्सचेंज एनर्जी, हाई एक्सचेंज इंथैल्पी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एक्टोनाइट सीरीज इज ग्रेटर एंड ग्रेजुअल दैट इन लेंथेनाइट सीरीज ड्यू टू। राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर एक्टोनाइट में साइज ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेजुअल दैन द लेंथेनाइट सीरीज इज ड्यू टू। तो ये मेन रीज़न है कि 5f ऑर्बिटल पाया जाता है एक्टोनाइट्स में और उसके पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इजी लेवल का सवाल है बस। बाकी 4f ऑर्बिटल आर पेनल्टीमेट, 5f ऑर्बिटल ग्रेटर शिल्डिंग इफेक्ट, 4f ऑर्बिटल आर ग्रेटर शिल्डिंग नहीं, 5 ऑर्बिटल है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट एक्टोनाइट में होने के कारण। जो डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेंथेनाइट इन ऑक्टेनाइट इज ग्रेटर एंड ग्रेजुअल देन द लेंथेनाइट सीरीज, ये रीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट कह रहा है क्रोमियम 2+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर है, और Mn3+ रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर है। तो ये तो गलत बोल रहा है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है। नहीं, जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो लोअर है। यहाँ हायर में
Mn+2 में फॉर्म, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव कर सकता है एज कम्पेयर टू रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों स्टेटमेंट मतलब ये दोनों बातें गलत हैं, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड, स्कैंडियम 3+ कंपाउंड बोल रहा है कि रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। रिपेल्ड कौन करता है, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और ये जब रिपेल्ड कर रहा है तो इसका नेचर क्या होगा, डाया मैग्नेटिक नेचर होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ, इसका डाया मैग्नेटिक नेचर होगा। अब डाया मैग्नेटिक हो गया तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या डाया मैग्नेटिक है, हाँ D0 कन्फिग्रेशन है, ये D0 कन्फिग्रेशन है, क्योंकि स्कैंडियम क्या होता है, स्कैंडियम होता है आर्गन 4s2 3d1। तो स्कैंडियम 3+ क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ 1 से निकल जाएगा, तो D0 हो जाएगा। और D0 कॉन्फ़िगरेशन मतलब डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक मतलब रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट सही है गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट है और मीडियम लेवल का सवाल है। इसमें बस ये पहचानना था कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरफ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूसिंग, ये बोल रहा है लोअर ऑक्सीडाइजिंग होगा, तो जो कि गलत था। और ये रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से हमें ये समझना चाहिए कि ये डायमैग्नेटिक करेक्टर की बात कर रहा है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, पैरामैग्नेटिक अगर है कोई कंपाउंड, डायमैग्नेटिक रिपेल करता है, ये अट्रैक्ट करता है पैरामैग्नेटिक। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, मीडियम लेवल का सवाल है और इस तरह क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले तो हमें देखना होगा कौन कौन से करेक्ट हैं और जो इनकरेक्ट होगा वो। पहला कह रहा है एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट 1 सेकेंड। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट देन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बोला है एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से। सही बात है, क्योंकि यहाँ 5f ऑर्बिटल की पुअर शेडिंग के कारण ये ग्रेटर होता है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। लेकिन हमें निकालना क्या है, इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन हमें बताना इनकरेक्ट। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। नहीं, बहुत सारे लेंथेनाइड आयंस आर कलर्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ एफ ट्रांजिशन पाया जाता है, इजीली पाया जाता है। लेंथेनाइड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत है। लेंथेनाइड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीटेड इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है, आयन फॉर्म में पाया जाता है। एक्टिनाइड आर हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। हमें रॉन्ग बताना था, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज़ अ मीडियम लेवल क्वेश्चन। स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट का नॉलेज होना चाहिए। तो एनसीईआरटी रीड करना इस चैप्टर के लिए मस्ट कंडीशन है। अगर आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो हर एक लाइन से क्वेश्चन आते रहते हैं इस चैप्टर में और काफ़ी अच्छे लेवल तक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसमें मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, सिंपल सा। जैसे ये क्या हो रहा है, मेटल क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है। पोटेशियम क्लोराइड 2 ट्रैक KCl और O2 में। दिस वन इज ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मेटल क्रोमियम की जगह एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की जगह क्रोमियम ले ली है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मेटल का, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बाकी की बात कर लेंगे। ये तो हमारा सिंपल सा क्या हो गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ मेटल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, एक दूसरे मेटल से चेंज नहीं हुआ, ये तो सिंपली डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये तो मेटल और एसिड का रिएक्शन है, ना कि मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन है, जिसमें मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रहे हैं। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज मतलब ये हमारे 3 स्टेटमेंट जो हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट डिकम्पोजिशन, सेकंड मेटल डिस्प्लेसमेंट है, थर्ड हमारा मेटल एसिड, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस अलग ही है, और ये डिकम्पोजिशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो दिस इज इजी लेवल क्वेश्चन और क्लास 10th का बेसिस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है, जिरकोनियम में हाफनियम का सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होता है बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पर क्या होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण मेनली ये रीजन होता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज द मेन रीजन, नॉट अ डायगोनल रिलेशन, सेम ग्रुप, ये सब नहीं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये इजी क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, रिपीट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। तो पहला स्टेटमेंट कर रहा है, द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। सही बात है कि कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। जैसे वेनेडियम हो गया तो उसका कैटलिस्ट यूज होता है, फिर उसके बाद आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है H2SO4 बनाने के लिए, ये अमोनिया के प्रोसेस में यूज होता है, डिफरेंट निकल कैटलिस्ट मॉन्ड प्रोसेस में यूज होता है,
एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल, ठीक है, ये सब प्रोसेस में यूज होता है। तो मतलब ये सही करता है। और इसका रीजन क्या आता है, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। यस, वेरी करेक्ट स्टेटमेंट है ये। फिर इंटरेस्टिशियल कंपाउंड आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द एलिमेंट। दिस इज आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज द करेक्ट। ऑप्शन थर्ड बोल रहा है, क्योंकि इंटरेस्टिशियल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारे भी ट्रांजिशन मेटल उसमें क्या आ जाते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन का इंसर्शन कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, ट्रैप करवा दिया जाता है। थर्ड है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम CrO4 -2 2- और Cr2O7 2- में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो क्रोमियम का यहाँ x -8 = -2, यहाँ 2x -14 = -2 निकालूंगा तो x आ जाएगा +6, यहाँ x आ जाएगा 2x -2 + 14, तो x यहाँ भी +6। तो दोनों में हमारा क्या आ जाएगा +6। अब दोनों +6 आ गया, ये बोल रहा है कि नॉट सेम, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सी हो गया डी के लिए। क्रोमियम 2+ इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+ इन वाटर। यस, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट होगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से, क्योंकि यहाँ पर दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तरह बोला नहीं सेम होगा, तो ये गलत बात बोला है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो दिस इज ए मीडियम लेवल क्वेश्चन, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है और इसको भी एनसीईआरटी के हर एक लाइन में लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सिंपली निकालना था, जिसको केवल ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना वो कर लेता, क्योंकि मोर देन वन टाइप का क्वेश्चन है नहीं, केवल इनकरेक्ट बताना है। तो इसीलिए कभी कभी ऑप्शन पढ़ लिया अगर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा है द मैंगेनेट एंड परमैंगनेट आयन टेट्राहेड्रल ड्यू टू। पहले तो हम इन स्ट्रक्चर बना लेते हैं मैंगेनेट और परमैंगनेट। तो मैंगेनेट होता है हमारा क्या है, मैंगेनेट आयन, पहले मैंगेनेट आयन होता है MnO4 2-, क्या होता है MnO4 -2। इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। फिर उसके बाद परमैंगनेट आयन क्या होता है, परमैंगनेट आयन होता है MnO4-, और इसका कलर क्या होता है, पर्पल। क्या कलर होता है, पर्पल। इसका होता है ग्रीन, इसका होता है पर्पल। दिस इज ग्रीन, दिस इज पर्पल। तो अगर स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह से बनता है MnO, दिस इज MnO4 -2। और मैंगनेट इस ये हो जाएगा MnO4 -1। तो ये हमारे दो स्ट्रक्चर हैं, मैंगनेट आयन एंड परमैंगनेट आयन। ये हमारा ग्रीन कलर, दिस इज ए पर्पल कलर, दिस इज ए ग्रीन एंड दिस वन इज ए पर्पल कलर। क्लियर बात है। अब सवाल ये है कि इसका रीजन अब पूछा है कि क्यों होता है, ये टेट्राहेड्रल क्यों होता है। दिस इज ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि हमें पता है स्टेरिक नंबर 4 ही होगा, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे तो इसका दोनों का टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, बोला है कि रीजन दिया है द मैंगनेट एंड परमैंगनेट आयन आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व द ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, वो देगा नहीं, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड कह रहा था पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन का पी और मैंगनीज का डी ऑर्बिटल में हो रही है विद डी ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, ये बात सही है। यहाँ अगर मैं पाई बॉन्डिंग हो रही है ना, पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड डी ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, सही बात है। देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, नहीं ये गलत है, दोनों में पाई बॉन्डिंग मौजूद है। तो पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व द ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद पी ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, नहीं मैंगनीज में डी ऑर्बिटल पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आंसर क्या है, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड डी ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या किसके लिए यूज होता है, तो हमें पता है V2O5 जो होता है वो ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन द मैन्युफैक्चर, H2SO4 के मैन्युफैक्चर के लिए यूज होता है। तो फर्स्ट का हो जाएगा R। फिर ये TiCl4 और ट्राईमेथाइल अमोनियम जो होता है वो हमारा पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस के लिए यूज होता है। तो ये सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन Q। PDCl2 किसके लिए, नहीं एक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन, ये जिगलर नाटक के लिए, सॉरी ये होगा, जस्ट 1 सेकेंड मिटा देता हूँ सब। पहला तो V2O5 पहले तो केस के लिए यूज होता है H2SO4 वाले ऑप्शंस के लिए। तो ए का क्या आ जाएगा, फर्स्ट का मतलब आ जाएगा R। ये हमारा होता है टी, जो सेकंड होता है, सेकंड क्या है TiCl4Al,
CH3 का थाइस, ये है हमारा क्या, ये हमारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। और ये पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन होता है पॉलीथीन बनाने के लिए, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। तो सेकंड का हो जाएगा एल्काइन नहीं, इथाइलिन होगा, एल्कीन होगा ना कि एल्काइन। तो ऑप्शन सेकंड का हमारा हो जाएगा एस। ठीक है। थर्ड है हमारा क्या, PdCl2। तो PdCl2 का काफ़ी यूज होता है एल्काइन का ऑक्सीडेशन करने के लिए। अगर हमारे पास कोई एल्काइन है, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, और उसको अगर हम PdCl2 का यूज़ करके हम इथेनॉल, मतलब इथाइन है तो उसको हम बना सकते हैं इथेनॉल, CH3CHO। तो ये एक तरह से ऑक्सीडाइज करने के लिए कैटलिस्ट यूज होता है। तो ये हमारा थर्ड का P हो जाएगा, थर्ड का क्या हो जाएगा P। और फोर्थ हमारा निकल कॉम्प्लेक्स है, तो ये पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्किन के लिए यूज होता है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ते हैं इसको, निकल कॉम्प्लेक्स। लेकिन है ये क्या डी ब्लॉक का क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ डी ऑर्बिटल का यूज हो रहा है, डी ब्लॉक के एलिमेंट का यूज हो रहा है इसलिए। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ, मतलब ये हो जाएगा क्या, निकल कॉम्प्लेक्स से पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्किन, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस नॉट एल्किन, एल्काइंस। तो हमारा क्या थर्ड का भी हो गया, फोर्थ का हमारा हो गया क्यू। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से माइंड में रखेंगे। दिस इज अ मीडियम लेवल सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड आयन इज कन्वर्टेड इनटू। कह रहा है कि KMnO4 जो है अगर न्यूट्रल H2O और अल्कलाइन मीडियम में KI के फॉर्म में अगर ऐड होगा, तो जो KI में जो आयोडाइड आयन है वो किस में बदल जाएगा। तो वो होता क्या है कि यहाँ जब रिएक्शन होता है तो MnO2 बदलता है 2H माइनस प्लस आयोडेट आयन IO3 माइनस में बदलता है। तो एल्कलाइन मीडियम में जो हमारा आयोडाइड आयन है I माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, वो हो जाता है आयोडेट आयन IO3 माइनस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो NCERT में इन्फॉर्मेशन है और ये सब याद करने वाली रिएक्शन है KMnO4 के डिफरेंट मीडियम में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको अच्छे से केयर करेंगे। सारी रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन है वहाँ सब लर्न कर लेंगे उसी कॉन्सेप्ट पे, तो हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो दिस इज़ मीडियम लेवल सवाल है, क्योंकि ये रिमेम्बरेंस का टॉपिक है, अगर आप रिमेंबर किए रहेंगे तो तुरंत मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंड DD ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिक एज वेल। किसमें पाया जाएगा DD ट्रांजिशन और पैरामैग्नेटिक। तो ये हमें बताना है DD ट्रांजिशन और एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसमें पाया जाएगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसमें पाया जाएगा। ये क्वेश्चन आसानी है, देखो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो DD ट्रांजिशन होने के लिए हमें सिंपल सा होना चाहिए कि D में इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, D ऑर्बिटल में D में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो पहले अगर मैं पहला ही कॉन्सेप्ट बोलूँ, क्रोमियम O4 - 2 CrO4 - 2। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है, जिसका निकाला x मान लिए, ऑक्सीजन का होता है -2 × 4 = -2। तो x - 8 = -2, तो x आ जाएगा -2 + 8, x क्या आ जाएगा +6। ठीक है। नेक्स्ट है Cr2O7 - 2, तो ये हो जाएगा 2x - 14 = -2। तो क्रोमियम, यहाँ भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ जाएगा। MnO4 माइनस में अगर निकालेंगे तो x - 8 = -1, तो x +7। नेक्स्ट हमारा MnO4 - 2, तो x - 8 = -2, तो x आ जाएगा +6। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें पता चल गई। अब हमें पता है कि Mn+7 में D0 रखता है, क्रोमियम +6 में D0 रखता है। तो एक ही बचा MnO4 - 2, जिसके पास क्या होगा D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और D1 होगा तो यही हमारा DD ट्रांजिशन करेगा, और यही हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। बाकी सब डायमैग्नेटिक होंगे और उनके पास D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा। ठीक है, D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, मीडियम लेवल का सवाल है, लेकिन आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें मैच द कॉलम करना है और बताना स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू किससे मैच करेगी। तो कोबाल्ट 3+, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, एन की वैल्यू 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो म्यू आ जाएगा √24। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रोमियम 3+, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा D3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी √15। बोहर मैग्नेट्रॉन। तो थर्ड है हमारा Fe3+, में हमारा आ जाएगा D5, एन की वैल्यू 5 होगी, म्यू की वैल्यू हो जाएगी √35, 5 × 7,
√35 बोहर मैग्नेट्रॉन। और नेक्स्ट हमें निकेल 2+ हमारा क्या है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी रूट में 2 और 2+2 मतलब 4, रूट में 8, √8 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कोबाल्ट 3+ की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू आ गई है √24, तो ऑप्शन नंबर 4। बी की वैल्यू आ गई है √15 बी की मतलब क्रोमियम 3+ की √15, और ये है ऑप्शन नंबर 5, बी का 5। सी का ऑप्शन देखें, डी का देखें, तो सी क्या है Fe3+, इसका आ जाएगा √35, तो ऑप्शन सेकेंड। और डी वाला हमारा निकेल 2+ हमारा आ जाएगा √8, तो ऑप्शन फर्स्ट। तो फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ से हम देख लेते हैं। तो ये बस मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना और ऑप्शन मिला देना है, तो ये ईजी क्वेश्चन है, दिस इज ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेम द गैस दैट कैन रीडली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4। तो इसमें जो आंसर होगा SO2, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि KMnO4 जो होता है SO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके हमारा मैग्नीज सल्फेट बन जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड हमारा बनेगा। तो इसमें जो ये होता है हमारा होता है पर्पल कलर, KMnO4 का कलर पता है पर्पल कलर, और यहाँ से क्या होता है कलरलेस मैग्नीज सल्फेट का कलर आ जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए होगा SO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HgCl2 हमारे पास है एंड I2 हमारे पास है। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर कंटेनिंग I-, हमें ऐसे चीज़ों में डिजॉल्व करना है वाटर, इसको एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडाइड में डिजॉल्व करना है, तो क्या क्या फॉर्मेशन होगा। तो इसमें हो जाएगा HgI4-2 का कॉम्प्लेक्स, ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, 2Cl-, और हमारा नेक्स्ट होगा यहाँ I3-, और सब एक्वस फॉर्म में होगा। तो देख लेना है कौन कौन बन रहा है, एक HgI4- एंड I3-, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये रिएक्शंस याद करने टफ है, तो एक बार रिएक्शन याद हो जाए तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है एकदम, और सारे रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द रीजन फॉर द ग्रेट रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्टेनाइड इज एट्रीब्यूटेड टू। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनाइड में क्यों पाया जाता है, उसका रीजन बताना है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, 5F 6D एंड 7S लेवल हैविंग कंपेरेबल एनर्जी, 4F एंड 5D लेवल्स बीइंग क्लोज इन एनर्जी, एंड आर रेडियो एक्टिव नेचर ऑफ एक्टिनाइड्स। तो मेन रीजन जो होता है 5F 6D एंड 7S लेवल हैविंग कंपेरेबल एनर्जी। होता क्या है, एक्टिनाइड के पास ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब होता है ये 3, क्योंकि 5F का, 6D का और 7S का आप क्या कर लें, अगर एनर्जी लेवल कैलकुलेट करेंगे तो ये आलमोस्ट सिमिलर आएंगे, और सिमिलर आएंगे इसका फ़ायदा होगा सिमिलर इन एनर्जी का कंपेरेबल एनर्जी का फ़ायदा क्या है, कंपेरेबल एनर्जी का फ़ायदा ये है, hence all the electron present in this orbital, hence all the electron present in this orbital are take part in the bond formation, are taken part in bond formation. तो 5F 6D एंड 7S हैविंग कंपेरेबल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लैंथेनाइड्स इज इनकरेक्ट बताना है। तो बोला पहला तो यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हाँ जाहिर सी बात है क्योंकि यूरोपियम +2 में स्टेबल भी होगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिखाऊं तो यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा जेनॉन 4F7 5D0 6S2। अब मुझे क्या करना है, यूरोपियम +2 बनाना है, तो क्या आ जाएगा जेनॉन 4F7, यहाँ से ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब ये क्या है, जेनॉन 4F7 क्या है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्या है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा क्या करा है, ब्रोमीथियम टू ल्यूटेशियम, इधर मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो बेसिसिटी डिक्रीज करेगी, हाँ सही बात है, बेसिसिटी डिक्रीज करेगी और एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। एसिडिटी इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट जाने पर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, एसिडिटी इंक्रीजेस, ये बात भी सही है। बोला ऑल द लेंथेनॉन्स मतलब जितने भी लेंथेनाइड है मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम है, नहीं लेंथेनाइड जो होते हैं फ्यू लेंथेनाइड मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम होते हैं, सारे नहीं फ्यू। और वो कैल्शियम कितने रिएक्टिव होते हैं, फ्यू लेंथेनाइड्स आर रिएक्टिव मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, नॉट ऑल।
तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्यू वर्ड इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ ही होंगे, आल नहीं होंगे। तो ये हमारा, ये दोनों सही थे, ये रॉन्ग है। और सेरियम प्लस फोर सोल्यूशन आर यूजली वाइडली यूज ऑक्सीडाइजिंग, हाँ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जा रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही। हमें इनकरेक्ट बताना, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो ये इनकरेक्ट, और इसके क्वेश्चन बहुत बार इनकरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में। दिस इज़ अ वेरी गुड लेवल क्वेश्चन, मीडियम लेवल का सवाल और इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन SO2 इज पास थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2 7। तो SO2 इज पास थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2 7, पहले K2Cr2 7 H2SO4 इसका सोल्यूशन लेंगे और SO2 गैस इसे पास कर देंगे, तो हमारा मिलेगा क्या, K2SO4 प्लस क्रोमियम Cr2SO4 का थ्राइस प्लस वाटर, और ये हमारा क्या होता है, दिस इज़ ग्रीन कलर, दिस इज़ ग्रीन कलर। और K2Cr2 से हमें पता है क्या कलर का होता है, ऑरेंज कलर, दिस इज़ ग्रीन कलर, दिस इज़ ऑरेंज कलर, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, जो जो स्टेटमेंट लिखे उसको देख लेना है, और पहले कलर जान लेते हैं Cr2 से, हाँ ठीक है। पहला ऑप्शन करा है SO2 इज रिड्यूस, क्या SO2 रिड्यूस हो गया, नहीं भाई, वो तो ऑक्सीडाइज हो गया, +4 से +6 में जा रहा है दोनों में, ठीक है, सल्फेट का सल्फर का, ठीक है। ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो ये तो हमारा गलत स्टेटमेंट, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। ग्रीन Cr2SO4 थ्राइस फॉर्म, हाँ सही बात है, दिस स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू, नहीं सोल्यूशन हमारा ग्रीन कलर हो गया, जो ऑरेंज कलर का सोल्यूशन था वो क्या हो गया, ग्रीन कलर का हो गया, तो ये भी गलत है, ये सही है हमारा, द सोल्यूशन इज डीकलराइज, नहीं सोल्यूशन ग्रीन कलर हो चुका है, डीकलराइज नहीं हुआ है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रिएक्शन याद किए बिना ही क्वेश्चन नहीं कर सकते, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मीडियम लेवल का सवाल, क्योंकि उसको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ यूरोपियम, गैल्डोनियम एंड टर्बियम, तो हमें पता है इसका होता है जेनॉन 4f7 6s2, इसका होता है जेनॉन 4f7 5d1 6s2, और इसका होता है जेनॉन 4f9 6s2, बस जिसमें आए वो ऑप्शन मार देंगे, तो ऑप्शन हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दिस इज़ इजी क्वेश्चन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें करने आना ही चाहिए, अगर एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं इसके बिना हम कर ही नहीं सकते, तो एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद कर लो। सिमिलर क्वेश्चन ये आ गया, गैल्डोनियम बिलोंग टू 4f सीरीज, द एटॉमिक नंबर इज 64, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ गैल्डोनियम, तो ऑप्शन बी, यहाँ भी क्या, जेनॉन 4f7 5d1 6s2, अभी हम लोगों ने किया सेम क्वेश्चन, तो दिस इज ऑल्सो ईजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो ये ब्लॉक के आ रहे हैं ज़्यादातर आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ही आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का अच्छे से केयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आफ्टर कंप्लीट आयनाइजेशन सेम मोल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिक्वायर द लिस्ट अमाउंट ऑफ एसिडिफाइड KMnO फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो पहले बात एसिडिफाइड KMnO4 है और एसिडिफाइड किया जा रहा है, तो ये जो होगा KMnO4 चेंज हो जाएगा Mn+2 में, इसका Mn का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में बदल जाएगा, Mn का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व जो होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। बोल रहा है किस में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व सबसे मिनिमम होगा, तो पहले तो तोड़ लेंगे, जैसे FeSO3 है तो Fe+2 से कहाँ चला जाएगा, Fe+3 में, और SO3-2 से कहाँ चला जाएगा, SO4-2 में, ठीक है, ये हमें देखना है। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 1, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2, तो टोटल 3 हो जाएंगे। FeC2O4 को अगर मैं तोड़ूँ तो ये हो जाएगा Fe2+ और C2O4-2, तो Fe2+ Fe3+ में बदलेगा और C2O4-2 CO2 में बदलेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो चेंज होगा 1, यहाँ होगा 2, तो यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें Fe2 क्या है, FeNO2 का ट्वाइस, तो ये भी Fe2+ और NO2-2 NO2-, तो ये तो हमारा चेंज हो जाएगा Fe2+ Fe3+ में, और 2 NO2- हो जाएगा 2 NO3- में, तो ये हो जाएगा यहाँ से एक का चेंज, यहाँ से 2 2 4 का, मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँगा, नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँगा, तो +3 से +5 मतलब +2 का चेंज हुआ, तो ×4, तो मतलब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया। अब मैं बात करूँगा FeSO4, तो FeSO4 में Fe+2 और सल्फेट, तो सल्फेट से चेंज होने नहीं, Fe2+ किस में बदल जाएगा, Fe3+ में बस एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ पर ये +6 मैक्सिमम है, तो कोई चेंज होना नहीं, तो लीस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ एक ही, यानी कि वैल्यू एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दिस इज़ वेरी टफ क्वेश्चन, मतलब इसमें आपको पहले ब्रेक करके देखना होगा क्या होगा और सबसे कम किस में होगा, तो मोल कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 आ गया है, तो बताओ कौन देगा। तो 2.8 का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, ये क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 है। अगर क्रोमियम 2+ की बात करूँ तो आर्गन 4s1 3d5 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो कुल मिला के ये इसको अगर मैं सीधे से बोलूँ तो क्रोमियम 2+ है होगा D4 कॉन्फ़िगरेशन, कोबाल्ट +2 होगा D7 कॉन्फ़िगरेशन, निकेल 2+ होगा D8 कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइटेनियम +2 होगा G2 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, टाइटेनियम 2+ में भी। अच्छा ये टाइटेनियम 2+ है या 3+ है, एक्चुअल में ये टाइटेनियम हमारा 3+ है, ठीक है। तो ये D1 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर यहाँ टाइटेनियम 2+ तो दोनों आंसर हो जाते, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये बस मैग्नेटिक मोमेंट का सवाल है, दिस इज ए इजी क्वेश्चन। कि 2.84 है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डन नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। इनमें से किस में आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, किस प्रोसेस में नहीं हो रहा है। तो पहला बोला है FeCO5 से Fe बना रहे हैं। तो FeCO5 न्यूट्रल लिगेंड है CO, तो यहाँ ऑक्सीडेशन 0 और यहाँ आयरन का भी 0, तो यहाँ कोई ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है। तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम बाय आयरन एट रूम टेम्परेचर, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा Fe का। यहाँ भी रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो हमारा वाला स्टेटमेंट है जिसमें ऑक्सीडेशन आयरन का नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये भी हमें इजी सवाल है क्योंकि हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियस, नंबर्स इन द पैरेंथेसिस आर एटॉमिक नंबर। तो इसमें बताना है कौन सा होगा एलिमेंट जिसका सेम एटॉमिक रेडियस होगा। तो ये जिरकोनियम एंड हॉफनियम 40 एंड 72 अब नियरली सेम रेडियस ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव सेम रेडियाई, रीजन क्या होगा, ड्यू टू LC, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है KMnO4 H2O2 के साथ रिएक्ट करके एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा। H2O2 और एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके H+ के मीडियम में क्या बनेगा। तो एक तो तुम्हारा Mn2+ के फॉर्म में रहेगा, और दूसरा तुम्हारा रहेगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होकर O2 बन जाएगा, तो सॉल्ट के फॉर्म में भी रह सकता है। तो ये Mn2+ और O2 इज़ द बेस्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये इजी है क्योंकि याद होना चाहिए, रिएक्शन याद होगा तो तुरंत ईजी है। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन इसी तरह भी हम लोगों ने किया। इसमें बोला मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 किसके होता है, जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा। टाइटेनियम 3+ में D1 कॉन्फ़िगरेशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। निकेल 2+ में D8 कॉन्फ़िगरेशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। क्रोमियम 3+ में D3 कॉन्फ़िगरेशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। और मोमेंट 2+ में D5 कॉन्फ़िगरेशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। तो हमारा 1 2 3 5 है, तो सबसे अच्छा निकेल 2+ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीजिंग। नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बात कर रहा है, ना कि ट्रांजिशन मेटल की। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होता है, दे आर मच हार्डर देन द प्योर मेटल, तो ये स्टेटमेंट सही है। दे आर हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द प्योर मेटल, सही है। दे रिटर्न मेटेलिक कंडक्टर, ये भी सही है। लेकिन दे आर केमिकली रिएक्टिव नहीं, दे आर केमिकली इनर्ट होंगे, तो ये गलत है और हमें गलत ही बताना है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, NCERT के लाइन से ये क्वेश्चन आते हैं। डी ब्लॉक आप NCERT के एक एक लाइन पढ़ लीजिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे 2 क्वेश्चन बनेगा और पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हर एक लाइन को ट्रिक बना के टेक्निक बना के याद कर लीजिए। तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये सवाल है मीडियम लेवल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइड इज डायमैग्नेटिक। तो कॉन्फ़िगरेशन निकालो, यूरोपियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जेनॉन 4f7। यटरबियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जेनॉन 4f14। और सेरियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जेनॉन 4f1 5d1 6s2 से निकल गया इलेक्ट्रॉन। और समारियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, क्या आएगा, जेनॉन 4f6।
तो सबका कॉन्फ़िगरेशन आ गया। स्टेबल यही है, मतलब फुल फील्ड यही है, डायमैग्नेटिक यही है, यटरबियम 2+ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस इज ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज ए इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम। तो सोडियम सल्फाइड है, ये आयनिक कंपाउंड है, ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, सबसे ज़्यादा होगा। और जेडेनएस और कॉपर एस में हमें इसकी वैल्यू KSP वैल्यू से बता सकते हैं। तो KSP की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये हमारा ऑर्डर होगा। इसको हम डिटरमाइन करते हैं KSP वैल्यू से। और Na2S आयनिक है तो सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मीडियम सवाल है, तो ये सब प्रैक्टिस करने के क्वेश्चंस हैं। अगर प्रैक्टिस में रहेगा, लर्न रहेगा, तभी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है स्कैंडियम Z=21 इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज़ नॉट बिकॉज। तो जिंक देखो एक लाइन इसके लिए याद रख लेना, ऑल ट्रांजिशन मेटल आर D ब्लॉक एलिमेंट बट ऑल D ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, आर नॉट ट्रांजिशन मेटल या नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है कि ट्रांजिशन मेटल में क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन मेटल है पार्शियल फील्ड, D इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पार्शियल फील्ड होना, नॉट कम्प्लीटली फील्ड, नॉट कम्प्लीटली फील्ड इज द प्राइमरी कंडीशन, मतलब वो कम्प्लीटली फील्ड नहीं होना, नॉट कम्प्लीटली फील्ड D ऑर्बिटल। अगर कम्प्लीटली फील्ड आ जाएगा तो वो ट्रांजिशन, कम्प्लीटली फील्ड D ऑर्बिटल और नॉट ट्रांजिशन मेटल, कम्प्लीटली फील्ड D ऑर्बिटल दैट इज D10 कॉन्फ़िगरेशन आर नॉट ट्रांजिशन मेटल। ये ट्रांजिशन मेटल नहीं होते, आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स, D10 कॉन्फ़िगरेशन आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनके सब बोथ स्कैंडियम एंड जिंक प्लस आर कलरलेस एंड फॉर्म वाइट कंपाउंड, ये रीजन तो नहीं है। इनकेस का स्कैंडियम 3D ऑर्बिटल और पार्शियली फील्ड, ये स्कैंडियम की बात करेंगे तो आर्गन 4s2 3d1 D1 कॉन्फ़िगरेशन है, हाँ पार्शियली फील्ड है, ठीक है। और एंड जिंक फील्ड, बट इन जिंक दीज आर फील्ड। जिंक में क्या होगा, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s2 3d10, तो यहाँ D10 कॉन्फ़िगरेशन एक फील्ड है, तो ये देख लेना है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दिस इज मीडियम लेवल सवाल, और पढ़ना है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है आइडेंटिफाई द एलॉय कंटेनिंग ए नॉन मेटल एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसके लिए स्टील होता है, स्टील में आयरन और कार्बन होते हैं। बाकी सब में हमारे मेटल में, जैसे हमारा इनवर है तो इसमें निकल प्लस आयरन मेटल होता है। बेल मेटल हमारा जो होता है कॉपर टीन और आयरन से मिलकर बना होता है, कॉपर टीन और आयरन से। और ब्रॉन्ज तो हमारा कॉपर और टीन से बना होता है। स्टील ही होता है जिसमें आयरन और कार्बन मिक्स किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का सवाल है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन याद होना चाहिए तभी कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ऑन पासिंग H2S गैस थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7 इन मिल्की कलर इज ऑब्जर्व। तो ये हमारा क्या है, सही स्टेटमेंट है। K2Cr2O7 सोल्यूशन चेंज इन एसिडिक मीडियम इज ऑरेंज, सही बात है। K2Cr2O7 सोल्यूशन बिकम येलो ऑन इंक्रीजिंग द pH बियॉन्ड 7, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। NO2Cr2O7 इज प्रीफर्ड ओवर K2Cr2O7 इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये गलत बात है। K2Cr2O7 को प्रेफर किया जाता है, K2Cr2O7 इज प्रेफर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इज प्रेफर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, is preferred in volumetric analysis because it is more stable and less hygroscopic, because it is more stable and less hygroscopic। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो Na2Cr2O7 इज प्रीफर्ड, नहीं K2Cr2O7, तो ये हमारा रॉन्ग है, और हमें रॉन्ग ही बताना है। ठीक है, हमेशा जब ये क्वेश्चन आए तो इसको हमेशा टिक कर लो, ताकि क्वेश्चन बाद में देखो तो बता सको। ठीक है, तो ये हमारा मीडियम लेवल का सवाल है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी सब ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड इज। तो इसका मेन रीजन जो होता है, इसका मेन रीजन ये होता है कि इसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि वेरिएबल जो हमारा ट्रांजिशन मेटल होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी अच्छी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक्टिनाइड ये होता है जिसमें केवल +3 पाया जाता है, बाकी सब में बहुत वेरिएबल ऑक्सीडेशन, एक्टिनाइड +3 को पाया जाता है, तो ऑप्शन सी आंसर है। बाकी देख लेंगे यूरेनियम में क्या क्या पाया जाता है, +3 +4 +5 +6। थोरियम हमारा होता है +3 +4 एग्जिस्ट करता है। और हमारा अगर मैं बात करूँ पीए की बात करूँ तो +3 +4 +5, तो यही है जो केवल +3 शो करता है। तो ये हमारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को एक बार क्लियर कर लेना है। तो मीडियम लेवल का सवाल है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट याद नहीं रहता है, तो इसको क्लियर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, एक तो नीट का सवाल है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हमें यही ढूंढ लेना है कि कौन हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, ये बोल रहा है कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें बताओ कि क्या होगा, मतलब ये इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है, तो हाँ जाहिर सी बात है ये वह ऑक्सीडेशन स्टेट की नंबर्स बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे टाइटेनियम 3+, वेनेडियम 3+, क्रोमियम 3+, मैग्नीज 3+। अगर मैं निकालूँ तो ये आ जाएगा D1, ये आ जाएगा D2, ये आ जाएगा D3 और ये आ जाएगा D4। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा, तो ये बात भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही हो गए। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, तो ये इन्फॉर्मेशन याद होना चाहिए, तो बिना उसके हम कर नहीं पाएंगे। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का कर्व याद होना चाहिए। तो जो मेल्टिंग पॉइंट का कर्व होता है वो ये बताता है कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है वेनेडियम की, फिर हमारी क्रोमियम, फिर हमारे टाइटेनियम, फिर हमारी मैंगनीज। तो जो वेनेडियम की मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 1900 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, क्रोमियम की होती है 875 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइटेनियम की होगी, ये इसकी वैल्यू, एक सेकेंड अगर मैं बताऊँ फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको, कि इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा वैल्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वैल्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पहले अगर मैं इसको कर्व, अगर एनसीईआरटी में आप कर्व देखेंगे तो कर्व में पाएंगे कि मैंगनीज की मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होती है। मैंगनीज की मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे कम हो जाएगी इसमें, इसकी मैंगनीज की मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होती है, ठीक है। और अगर मैं बनाऊँ तो अब मैं ये बता सकता हूँ कि टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम ऐसे बढ़ेगी और मैंगनीज की कम हो जाएगी, इन सबसे कम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन, तो यहाँ पर से ऑप्शन तो ये दिख नहीं रहा है, मैंगनीज का सबसे बता दिया ज़्यादा, तो ये गलत ऑप्शन है। एनसीईआरटी में ग्राफ में ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बाकी सही ही होगा और हम इस ऑप्शन से इसको एलिमिनेट कर लेंगे, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें मैक्सिमम हम क्या करेंगे, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन उससे कोशिश करने का सॉल्व करेंगे। दिस इज मीडियम लेवल सवाल, हमें कभी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सॉल्व किया जा सकता है। ये कर्व याद होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट का कि सबसे मिनिमम, तो बस ये याद रहो, मिनिमम मैक्सिमम कौन याद रहेगा, तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो कर्व जितने भी हैं उसको बना के याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है फॉर सक्सेसिव मेंबर ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल है पॉजिटिव साइन। तो हमें बताना है कि M2+ से M बना रहे हैं, जैसे कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट बना दिया, निकल 2+ से निकल बना दिया, कॉपर 2+ से कॉपर बना दिया, और आयरन +2 से Fe2+ से आयरन बना दिया। तो इनमें बताओ किसकी SRP की वैल्यू, E0 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो एक हमें पता होगा जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते थे तो इसी के 0.34 वोल्टेज, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर बाकी की वैल्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसकी होती -0.28, इसकी होगी -0.25, इसकी प्लस का 0.34 और इसकी -0.44 वोल्ट। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी याद होता तो ये क्वेश्चन कर सकते, तो मान लेते हैं मीडियम लेवल का सवाल। तो पॉजिटिव साइन कॉपर 2+ कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है फॉर द 4 सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन एंड कोबाल्ट द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्रोमियम +2 में है, Mn+2 में है, आयरन +2 में है और कोबाल्ट +2 स्टेबिलिटी बताना है। तो ये क्या होगा, दिस इज D4 कन्फिग्रेशन, दिस इज D5, D6 एंड D7 कन्फिग्रेशन। तो सबसे ज़्यादा Mn होगा +2, मतलब मैंगनीज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। मैंगनीज के बाद एक ही ऑप्शन है इसमें, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, फिर होगा आयरन, फिर हमारा होगा क्रोमियम और लास्ट में हमारा आ जाएगा कोबाल्ट। अब इसमें रीजन क्या होगा,
तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का ही रीजन होगा कि अगर एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ पर हमें 2 निकालना पड़ेगा तब स्टेबल होगा, यहाँ दोनों में एक एक निकालना होगा। ठीक है, तो Fe और ये बन जाएगा, अगर एक और निकालेंगे तो Fe3+ बनेगा और यहाँ पर बनेगा यहाँ पे क्रोमियम +3। ठीक है, तो Fe+3 ज़्यादा हायर स्टेबिलिटी है तो इसलिए इसको ले लिया गया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये दिस इज़ ए इजी क्वेश्चन, क्योंकि हमें ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर लिया कि मैग्नीज मैक्सिमम रखेगा स्टेबिलिटी ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू हाफ फील्ड मैंगनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन टर्न ग्रीन व्हेन Na2SO3 इज एडेड टू इट, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 होता है, इसका कलर ही क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। K2Cr2O7 में ये डालेंगे तो यही हमारा आंसर होगा। तो याद होना चाहिए, दिस इज इजी क्वेश्चन। हम लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल एग्जिबिट कलर इन एक्वस सोल्यूशन। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका है कि ये कलर होने का रीजन 2 ही होता है मेनली, अगर देखें तो डी ट्रांजिशन और FF ट्रांजिशन। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास डी में इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल मस्ट बी देयर इज। यहाँ FF में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन F सबसे। ये कौन सा समझ में आ रहा है। तो इसमें कन्फिग्रेशन देखना होगा, जैसे लेंथनम है तो लेंथेनाइड है 3+ में है, तो इसका कन्फिग्रेशन अगर मैं निकालूंगा तो ये हमारा आ जाएगा 4F। लेंथेनाइड 3+ का कन्फिग्रेशन आ जाएगा क्या 4F0। ल्यूटेशियम 3+ का आ जाएगा 4F14। कम्प्लीटली फील्ड होगा तो वो नहीं शो करेगा। और फिर अगर मैं स्कैंडियम 3+ की बात करूँ तो ये भी हो जाएगा D0 कन्फिग्रेशन 3D0। और हमारा बचा क्या, टाइटेनियम 3+ होगा 3D1। तो यही हमारा क्या कलर शो करेगा, जिसके बाद पार्शियल फील्ड होगा वही कलर शो करेगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3D6। सबका एटॉमिक नंबर भी दे दिया है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। सबका कन्फिग्रेशन निकालना, सबसे पहले निकल निकाल लूँ। निकल का निकालेंगे तो निकल क्या हो जाएगा आर्गन 4s2 3D8। हमें निकालना है निकल 3+ का, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन, तो बच जाएगा क्या आर्गन 3D7। तो ये तो नहीं होगा, निकल 3+ तो नहीं है। सेकंड है Mn3+। Mn का क्या होगा, पहले तो Mn3+ पूछ रहा है तो पहले Mn का निकाल दो। Mn का निकालोगे तो Mn का आ जाएगा आर्गन 4s2 3D5। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो Mn3+ हो जाएगा आर्गन 3D4। ये भी नहीं होगा, हमें D6 चाहिए। Fe3+ की बात करें तो Fe का पहले निकाल दो आर्गन 4s2 3D6। और Fe+3 में निकालना है तो क्या आ जाएगा आर्गन 4s0 3D5। तो आर्गन 4s0 3D5 अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर D5 ये भी नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है कोबाल्ट वाला, कोबाल्ट हो जाएगा आर्गन 4s2 3D7। तो कोबाल्ट 3+ क्या हो जाएगा आर्गन 4s0 3D6। तो D6 आ गया ना, तो ये हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें बस हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम प्राइस, आयरन निकेल, जिरकोनियम टाइटेनियम, जिरकोनियम हाफनियम एंड जिरकोनियम जिंक हाफनियम। तो जिरकोनियम हाफनियम ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। रीजन बताइए हम लोग को क्या, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन अमंग द लेंथेनाइट। तो लेंथेनाइट में सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन +3 होता है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मैच लिस्ट सबस्टेंस 1 विथ लिस्ट सेकंड प्रोसेस। मतलब सबस्टेंस दिया हो किस प्रोसेस से बनाया जा रहा है, बोला है एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सबस्टेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, मतलब मैचिंग करना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो हमें पता है कि इसके लिए यूज होता है, ये तो पता है सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए। तो ए का तो 4th हो जाएगा
और अमोनिया हैबर्स प्रोसेस ये भी पता है। अब ये दोनों बताना, तो स्टील जो होता है बेसेमर प्रोसेस और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेवेनियर प्रोसेस। तो ए का आ जाएगा फोर्थ, याद होना चाहिए। ये दो तो हमें बता रहता है, लेकिन इसी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा कि ए का फोर्थ डी का फर्स्ट, 4 ऑप्शंस में, बाकी बी सी का आइडिया होना चाहिए। तो स्टील होता है बेसेमर प्रोसेस सेकेंड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है लेबानी प्रोसेस थर्ड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विद विच वन ऑफ द एलिमेंट विद फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन में एग्जिबिट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होने के लिए हमारे पास ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो एक नोट करके एक लाइन लिखना, फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट there will be greater the number of valence electron, greater the number of valence electron। तो देख लो किसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 3d 5 और 4s में मिला के 5 1 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3d 5 4s2 की बात करूँ तो 5 + 2 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3d 2 4s2 2 + 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड हमारा 3d 3 4s2 3 + 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट ये मैग्नीज शो करेगा 3d 5 4s2 कॉन्फिगरेशन। तो ये मीडियम लेवल का सवाल था, बस हमें कौन सा पता होना चाहिए कि ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज। टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या होगा। अगर जनरल ट्रेंड बोलें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, चाहे वो सेकंड ही क्यों ना हो। तो मैग्नीज, क्रोमियम, वैनेडियम और टाइटेनियम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये D5 कॉन्फिगरेशन बन जाएगा। क्रोमियम क्या होता है, आर्गन 4s1 3d5। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो आर्गन 4s0 3d5, और D5 क्या है, हाफ फील्ड है। तो उससे जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, क्रोमियम प्लस से सेकंड IE2 निकालोगे, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, क्रोमियम सबसे ज़्यादा, फिर मैंगनीज, फिर हमारा क्या वैनेडियम, और लास्ट में हमारा टाइटेनियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। तो हमें ये बताना है कौन सा आयन है जो स्टेबल एक्वस सोल्यूशन में स्टेबल होगा। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो वैनेडियम और टाइटेनियम होते हैं, ये +4 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं वाटर के कॉम्प्लेक्स के। Mn जो होता है +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये वैनेडियम +4 में मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू वैनेडियम 3+। उसी तरह टाइटेनियम 4+ में मोर स्टेबल होगा। उसी तरह मैग्नीज 3+ में ज़्यादा मैग्नीज 2+ मोर स्टेबल होगा। बस क्रोमियम ही है, क्रोमियम 3+ में स्टेबल होगा, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन के लिए। तो इसको हमें माइंड में रखना है। तो ठीक है, ये एक रीज़न होगा, लेकिन इसका जो बेस्ट रीज़न एक्सप्लेनेशन आता है वो CFSC से आता है। हम क्या करते हैं, सारे का CFSC निकाल लेते हैं। जैसे वैनेडियम 3+ का अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा डी, क्या आएगा वो, आर्गन 4s2 3d 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो D2 बनेगा। और इसको D2 को इस तरह से फिल कर लेते हैं CFSC में 1 2। और हमें पता है इस एनर्जी की वैल्यू होती है -0.6 डेल्टा नॉट। अगर मैक्सिमम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सारे बनाएंगे, ये हमारा होगा +0.4 डेल्टा नॉट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्लस, ये -0.4 है, ये +0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो 2 × कितना -0.6 डेल्टा नॉट, मतलब क्या आ गया -1.2 डेल्टा नॉट। अगर मैं टाइटेनियम 3+ के लिए निकालूंगा तो टाइटेनियम 3+ के लिए क्या आ जाएगा, वाटर एज ए वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। तो ये D1 होगा। D1 के लिए अगर मैं निकालूँ तो ये आ जाएगा -0.4 डेल्टा नॉट। Mn3+ के लिए निकालूँ तो D4, और D4 कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4,
तो यहाँ से माइनस का 0.4 मल्टीप्लाई बाई 3 है, प्लस का 0.6, और यहाँ टोटल डेल्टा नॉट, तो माइनस का 0.6 डेल्टा नॉट ये आ जाएगा। और लास्ट हमारा आ जाएगा क्रोमियम 3 प्लस D3, ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ। दिस इज कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये 0.4 होगा, ये 0.6 है ना, माइनस 0.8 डेल्टा नॉट होगा ये यहाँ होगा। तो यहाँ पर माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1.2 डेल्टा नॉट। तो अगर इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा CFSC सबसे निगेटिव वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसका, क्योंकि निगेटिव साइन होगा मतलब ज़्यादा स्टेबल है, तो मोस्ट स्टेबल क्रोमियम 3 प्लस है। तो ये CFSC वैल्यू से ही हम इसको निकालते हैं कि जितने CFSC मोर निगेटिव होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का सवाल है, पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन पता हो या CFSC से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सेसिव श्रिंकेज, हाँ लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण श्रिंकेज हो जाता है साइज का। एज ए रिजल्ट ऑफ लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ 4D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव नो सिमिलरिटी विद 5D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, नहीं सिमिलरिटी होती है। शिल्डिंग पावर ऑफ F4F इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट वीक, ठीक है ये बात सही है, SPD से वीक होता है। और देयर इज डिक्रीज इन द रेडियाई ऑफ द एटम और आयन एज प्रोसीड फ्रॉम लेंथनम टू ल्यूटेशियम, हाँ लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये डिक्रीज करेगा, ये बात सही है। 4F इलेक्ट्रॉन का वीक होता है, ये बात भी सही है। शिल्डिंग एज कम्पेयर टू SPD और लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन साइज सिंक कर देता है, ये बात भी सही है। ये झूठ है कि एज ए रिजल्ट ऑफ लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ 4D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव नो सिमिलरिटी विद 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, नहीं होगा। जो हमारा साइज सिमिलर हो जाता है, नो सिमिलरिटी नहीं सिमिलरिटी होती है। तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, हमें इनकरेक्ट बताना था। तो ऑप्शन पढ़ के इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। दिस इज अ मीडियम लेवल सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बोथ द आयन आर कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन। तो हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में देखना होगा, जिसके पास D में इलेक्ट्रॉन होगा वो ट्रांजिशन करेगा, और ट्रांजिशन शो करेगा तो कलर शो करेगा, क्योंकि D में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ से जब D में इलेक्ट्रॉन होगा तो वही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर लेवल में जाएगा, और वही जाकर इमिट करेगा, तो इमिट करने पर क्या होगा, कलर शो करेगा ना, यही होता है ना। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो हायर लेवल में जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा hν की लाइट आएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद करके यहाँ जाएगा, एक्साइटेशन होगा, फिर वही जब विजुअल इमिट करेगा तो क्या करेगा, हमारा कलर शो करेगा। तो उसके लिए हमारे D में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देख लेंगे किसमें D में इलेक्ट्रॉन है, निकल 2 प्लस निकालेंगे तो ये D8 कॉन्फिगरेशन 3D8 कॉन्फिगरेशन आएगा, कॉपर +1 आएगा D10 कॉन्फिगरेशन। तो फुलफिल्ड एंड कॉन्फ़िगरेशन जो होंगे वो DD ट्रांजिशन नहीं शो करते, क्योंकि जगह ही नहीं होगा ट्रांजिशन करने के लिए। तो अगर कॉपर +D10 है ये नहीं शो करेगा। अब हम बात करें टाइटेनियम 3 प्लस, तो ये हमारा 3D1 कॉन्फ़िगरेशन है, स्कैंडियम 3 प्लस D0 कॉन्फ़िगरेशन है, कोबाल्ट 2 प्लस D7 कॉन्फ़िगरेशन है। तो जिसमें भी स्कैंडियम 3 प्लस है और कॉपर 3 प्लस है, ये हमारे फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है, और ये कलर नहीं शो करेंगे। तो पहले हम कॉपर प्लस तो हट गया, D में स्कैंडियम, C में स्कैंडियम, ये हट गए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, B। इसमें हमारा DD ट्रांजिशन के कारण एक सोल्यूशन में कलर आएगा। तो ऑप्शन हमारा B इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज ए मीडियम लेवल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन एक्सेस KCN। तो एक्सेस KCN में जब कॉपर सल्फेट को डिजॉल्व किया जाता है तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो तब बनता है K3CuCN4, K3CuCN4। लेकिन यहाँ चार्ज के फॉर्म में दिया तो ये हो जाएगा इसके ऊपर 3K पॉजिटिव, और यहाँ पर छोड़ेगा क्या 3 निगेटिव। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा CuCN4 3-। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिबिटेड बाय द लेंथनाइट देन एक्टिनाइट देन बाय लेंथनाइट, द मेन रीजन फॉर दिस इज मोर एक्टिव नेचर ऑफ एक्टिनाइट, ये रीजन नहीं होता। मोर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F एंड 6D ऑर्बिटल देन दैट बिटवीन 4F एंड 5D, ये नहीं रीजन है। लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F, हाँ 5 एंड 6D ऑर्बिटल में लेसर एनर्जी होगा एज कम्पेयर टू 4F एंड 5D ऑर्बिटल, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम शो कर सकता है, मतलब मोर शो करता है एक्टिनाइट में। जेरेटर मेटालिक करेक्टर ऑफ द लेंथनाइट देन द डाटो करस्पॉन्डिंग, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या होगा, लेसर एनर्जी डिफरेंस होगा 5F एंड 6D ऑर्बिटल के एज कम्पेयर टू 5 और 6D के ऑर्बिटल की जो एनर्जी
कम, इनके बीच का डिफरेंस होगा कम होगा, एनर्जी डिफरेंस लेस। और यहाँ 4F एंड 5D के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, जब भी होगा हायर होगा, डेल्टा ई हायर, तो इसीलिए लेसर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। दिस इज द मेन रीजन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है और आपको ये पता होना चाहिए, लॉजिकल भी क्वेश्चन है ये। दिस इज द मीडियम लेवल का सवाल और इस तरह के सवाल काफ़ी पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 रिड्यूस बाई 1 मोल ऑफ KI इन एल्कलाइन मीडियम इज। बोला है कि 1 मोल ऑफ KI एल्कलाइन अगर मैं ले लूँ तो कितने मोल KMnO4 को रिड्यूस कर देगा। तो KMnO4, इसके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखना पड़ेगा। KMnO4 KI वाटर से मिलके KOH MnO2 प्लस KiO3 बनता है, ये 2 MnO2 बनता है, ये 2 KOH बनता है, दिस इज 2 KMnO4। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एल्कलाइन मीडियम में 2 KMnO4 मॉलिक्यूल को KI का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस करता है, तो 2 इज़ द आंसर। ये रिएक्शन के बिना ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो दिस इज मीडियम लेवल क्वेश्चन, याद ही होना चाहिए इसके लिए। तो KMnO4 के जितने भी NCERT में क्वेश्चन हैं सबको याद कर लो क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 4 सक्सेसिव मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू ट्रांजिशन एलिमेंट आर लिस्टेड बिलो। दिया हुआ है कौन कौन सा, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, विद देयर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। विच वन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हमें थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालना है तो पहले हमें सबको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के खाली करना पड़ेगा, ताकि हमें अब तीसरा इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेगा और इसका कन्फिगरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका कन्फिगरेशन निकालना पड़ेगा। ये कन्फिगरेशन आएगा D3 आएगा, दिस इज अ D4 दिस इज D5 एंड दिस इज 4H1D5। आर्गन सब जुड़ा होगा, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा टफ होगा यहीं पर क्योंकि हाफ फील्ड कन्फिगरेशन है, तो मैंगनीज इज द बेस्ट आंसर। तो कन्फिगरेशन निकाल लेना है, थर्ड बोला है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन जिससे निकालना टफ होगा तो देख लो कौन सा कन्फिगरेशन क्या है, उससे सॉल्व कर लो। दिस इज ईजी लेवल सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी कलरलेस। तो इसके लिए याद रखना ऐसे ट्रांजिशन मेटल आयन हो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कलर शो करेगा। इफ द ट्रांजिशन मेटल, एक लाइन लिख लो इसके लिए, इफ द ट्रांजिशन मेटल आयन हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन then it shows color तो अगर कन्फिगरेशन निकालेंगे तो दिस इज अ D0 कन्फिगरेशन, दिस इज अ D6 कन्फिगरेशन, दिस इज अ D1 कन्फिगरेशन एंड दिस इज D5 कन्फिगरेशन। तो जाहिर सी बात है D0 कन्फिगरेशन, तो यही होगा कलर शो। बाकी सब तो कलर शो करेंगे, कह रहा है कि कौन सा कलर लेस होगा, तो D0 वाला कलर लेस होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन द वेयर ऑल द मेटल आयन हैव D2 कन्फिगरेशन। तो ये लास्ट ऑप्शन डी होगा, देख लो। टाइटेनियम 2+B D2 होगा, वेनेडियम 3+B D2 होगा, क्रोमियम 4+B D2 होगा और हमारा Mn 5+B D2 होगा। तो ये बस कन्फिगरेशन निकाल के सॉल्व कर लेंगे, तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लेंथेनाइड्स आर 14 एलिमेंट द 6 पीरियड, 14 एलिमेंट द 7 पीरियड, 14 एलिमेंट द 6 पीरियड, 14 एलिमेंट 7। तो 14 एलिमेंट 6 पीरियड में होता है, पहले तो ये जान लो। तो दो ऑप्शन तो पहले एलिमेंट हो गए 7 पीरियड वाले, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब ए और सी की बात करें तो लेंथेनाइड जो होता है वो होता है 58 से 71, 58 से 71 हमारा लेंथेनाइड होता है, और एक्टिनाइड होता है हमारा 90 से 103। तो यहाँ हमें लेंथेनाइड की बात किया है तो आंसर क्या हो जाएगा 58 to 71, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। तो ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट बिहेवियर शो करता है ड्यू टू द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज इजी क्वेश्चन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड फॉलो द ऑर्डर। तो बेसिक कैरेक्टर बताने के लिए हमें सिंपल सा ये सोचना है कि सब देख लोगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसडी कैरेक्टर बढ़ता है और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर, तो इधर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। हमें बताना भी है बेसिक कैरेक्टर, तो हो जाएगा TiO, VO, CRO और MnO। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आयनिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है। तो इसमें देखना भी रेडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कहाँ कहाँ पर, अगर ये हमें पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये ट्रियम से नीचे La होगा, फिर यहाँ पर होगा EU और आगे जाके, और फिर यहाँ पर आगे जाकर LU हो जाएगा, और सब 3+ में है।
तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा La3+ का, तो टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा Eu3+, Lu3+, और फिर होगा यट्रियम, क्योंकि ये हम अब जा रहे हैं तो हमारा रेडियस घटेगा, तो आ जाएगा Y3+। तो सिंपल, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल सा एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस के बेसिस पे टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, आयनिक रेडियस बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनिक रेडियस घटेगा, सीधी सी बात है। लेफ्ट टू राइट आयनिक रेडियस डिक्रीजेज, टैप लेफ्ट टू राइट आयनिक रेडियस डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द लेंथेनाइड। तो हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेंथेनाइड का बताना है। तो सिंपल से हमें पता होगा कि लेंथेनाइड होगा जेनॉन, हमारा बताया क्या, एफ में आर होगा तो 4F 0 1 to 14, और फिर इसके बाद 6D 0 to 1 और NH2। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना है बाकी, तो हमें इसी से मतलब 6S और ये 4F 5D 0 to 1 और 6S2। तो यहाँ पर ये N हो जाएगा, ये हो जाएगा N-1 और ये हो जाएगा NH2 N-1D और ये NF। तो हमें याद रखना है, और F कहाँ से 1 से 14 तक। तो बिना अगर F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो F ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ही नहीं हुआ, मतलब F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं, F ब्लॉक नहीं, लेंथेनाइड नहीं। तो ऑप्शन ए 10 से 14 हो नहीं सकता, 0 से 14 नहीं होगा, 0 से 1 नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, जो हमारा F ब्लॉक है उसमें 1 से 14 एलिमेंट होने चाहिए, 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 विल बी प्लेस्ड इट इन। कौन से ग्रुप में है, तो पहले तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, तो आ जाएगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 3 20 18 2 20 3 23। एटॉमिक नंबर 23 पता होना चाहिए किसका होता है, वेनेडियम का होता है, वेनेडियम भी। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसके ग्रुप का क्या होगा 23, तो इसके ग्रुप में आता है हमारा पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। तो 1 2 3 4 5th ग्रुप, तो ये 5th ग्रुप का एलिमेंट है। इस तरह से हम बता सकते हैं, या किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसका बताने के लिए हम क्या करते हैं, NS+N-1 डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन उनको जोड़ देते हैं। तो NS में 2 इलेक्ट्रॉन है और N-1D मतलब CD में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर 5th, ये 5th ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज इज द करेक्ट आंसर। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, मैग्नीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जिंक गिव्स H2 गैस विथ H2SO4 एंड HCl। जिंक H2SO4 या HCl के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, हाइड्रोजन गैस दे देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ से भी क्या हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, और यहाँ क्या होगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये 2 चीज़ें मिलती हैं, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। बट जिंक HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता, क्योंकि HNO3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये तो जिंक नाइट्रेट तो बनाएगा ही बनाएगा, NO2 बनाता है और हाइड्रोजन को H2O में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके क्या वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ नाइट्रेस आयन इज रिड्यूस टू हाइड्रोनियम आयन, मतलब SD कंडीशन में हमारा हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज ए मीडियम लेवल क्वेश्चन, दिस इज मीडियम लेवल सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। बोला है LaOH3 इज लेस बेसिक देन LuOH3। नहीं, LaOH3 ज़्यादा बेसिक होगा, मोर बेसिक होगा LuOH3 से, इट इज़ मोर बेसिक। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा लेस बेसिक नहीं मोर बेसिक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है और ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। बाकी देख लेंगे, इन लेंथेनाइड सीरीज आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनाइड डिक्रीजेस। हाँ, लेफ्ट टू राइट जाने पर लेंथेनाइड का रेडियस डिक्रीज कर जाएगा, सही बात है। लेंथेनाइड इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज रेदर देन लेंथेनाइड। ये लेंथेनाइड जो होता है वो ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट होता है रेदर देन लेंथेनाइड का एलिमेंट। सही बात है, क्योंकि लेंथेनाइड इसको इसलिए बोलते हैं कि ये La से स्टार्ट होता है, F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता हमारा, ये D ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट होता है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही था, ये बात भी सही। और
जिरकोनियम एंड हॉफनियम RCM रेडियस बिकॉज ऑफ लेंथ और ये भी सही है, लेकिन हमें सही नहीं बताना, हमें गलत बताना है। तो ऑप्शन ए इज गलत होगा, जो कि हमारे लिए सही होगा। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है मीडियम का, तो हमें सारे प्रॉपर्टीज़ का आइडिया होना चाहिए। मिक्स प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रोटेक्ट द बॉटम ऑफ द सिप मेड ऑफ आयरन, वाइट टिन प्लेटिंग कर देते हैं, उससे हम करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर याद रहेगा तो कर लेंगे, पता रहेगा पढ़ा रहेगा तो कर पाएंगे, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आयन इज कलरलेस। तो हमें जाहिर सी बात है जिसके ऐसे अगर ट्रांजिशन मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारा कलरफुल होगा, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो स्कैंडियम 3+ के बाद D0 कन्फिग्रेशन है, बाकी क्रोमियम 4+ के पास हो जाएगा D2 कन्फिग्रेशन, टाइटेनियम 3 D1 कन्फिग्रेशन, वैनेडियम 3+ D2 कन्फिग्रेशन। तो D0 कन्फिग्रेशन हमारा कलरलेस होगा, बाकी सब कलर्ड होंगे। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, कलर्ड होगा, कलर्ड। यही जो हमारा होगा D0 वही क्या होगा, कलरलेस होगा। हमें पूछा कलरलेस कौन होगा, तो D0 कन्फिग्रेशन, क्योंकि DD ट्रांजिशन नहीं शो कर पाएगा, मेन रीज़न ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन है, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर आयरन क्या है। तो आर्गन 4:3D6 ये एक ही ऑप्शन में है, यहाँ तक आर्गन हो जाएगा 4:3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये डी इलेक्ट्रॉन होगा नहीं इसमें बात करेंगे तो ये D6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, दिस इज अ D10 4s1 3D10 3D6, ये आ जाएगा हमारा 4s0 3D10। तो मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वहाँ 1 यहाँ 0, ठीक है। तो और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ तो डी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहाँ भी 0 है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं और ये इजी क्वेश्चन होता है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ, तो सिंपल याद होना चाहिए, बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। कॉपर इसमें जो होता है वो 80% होता है और टीन होता है 20%, तो उससे क्या बन जाता है हमारा बेल मेटल, क्या बन जाता है बेल मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। किस ट्रांजिशन मेटल में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर आयरन FeCO5 है, उसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि ये जो हमारा होता है न्यूट्रल लिगेंड, और न्यूट्रल लिगेंड CO जो हमारा होता है CO न्यूट्रल लिगेंड, तो CO का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो X मान लेते हैं आयरन का X है, तो X + 5 × 0 = कोई 4 नहीं है 0, तो X = 0, तो FeCO5। बाकी सब में होगा लेकिन यही है जिसमें नहीं होगा। तो दिस इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ए मेजर इम्प्योरिटी इन पिग आयरन। तो जो हमारा पिग आयरन होता है इसमें जो मेजर इम्प्योरिटी होती है वो कार्बन होती है, और 2 मेजर इम्प्योरिटी क्या होती है, कार्बन होती है, और वो होती है 2.5 to 5%। ये मेटलर्जी का भी सवाल है, ठीक है, लेकिन ये डी ब्लॉक में दे दिया क्योंकि आयरन की इम्प्योरिटी की बात करें, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, दिस इज जी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज भी इम्पार्ट कलर टू एक्वा सोल्यूशन। इनमें से कौन कलर, तो ये हमारा D10 होगा, ये हमारा D10 होगा, ये हमारा D10 होगा, और ये हमारा D3 होगा, तो D0 होगा, D0 टाइटेनियम 4+। तो जिसके पास कलर होने के लिए क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उस ट्रांजिशन पर, तो यहाँ है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज आल्सो ए वेरी इजी क्वेश्चन। हमें देखना है कलर होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D में होना चाहिए, ताकि DD ट्रांजिशन हो, और DD ट्रांजिशन के कारण ही कॉम्प्लेक्स हमारा कलर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड। अगर मैं बात करूँ तो दिस इज ए ब्लॉक, मतलब ए ब्लॉक में भी लेंथेनाइड है, ये तीनों के तीनों लेंथेनाइड्स हैं, और ये हमारा एक्टिनाइड है। तो एक्टिनाइड जो होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एज कम्पेयर टू लेंथेनाइड। तो एक्टिनाइड अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो क्या शो कर रहा है, +2 +3 +4 +5 एंड +6, ठीक है। तो ये एक्टिनाइड हमारे इतने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, तो ये हमारा ये हमारा AM वाला जो कंपाउंड है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज आल्सो ए वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विदाउट लूजिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन जिंक सोल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ। तो जिंक क्लोराइड को हम लेड के साथ और गोल्ड के साथ और सिल्वर के साथ इन सबको साथ रखते हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है इनके साथ। लेकिन अगर हम इसी के साथ अगर हम एल्युमिनियम रख दें तो एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा और हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड और जिंक बन जाएगा। तो हमें बोला किसके साथ नहीं रख सकते, दिस इज
एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव होता है जिंक से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इसको देख लेंगे। तो दिस इज आल्सो ए इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि बाकी सब हमारे क्या है, इनर्ट नॉट रिएक्टिव मेटल है, नोबल मेटल भी बोलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट जिरकोनियम हफनियम हैव अबाउट द सेम रेडियस। दिस इज द आंसर, सिंपल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू O2 इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, आयरन इज द आंसर। ओके, तो ये याद होना चाहिए, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ गैल्वेनियम, हम लोगों ने कर ही लिया था, जिनान 4f7 5d1 6s2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है K2Cr2O7 ऑन हीटिंग विथ NaOH, जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, तो पता होना चाहिए, ये बनता है K2CrO4 और वाटर हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना क्या है, बेसिक कंडीशन ये है, तो K2CrO4 जिसमें एनायन होता है वो CrO4-2 होता है। तो ऑप्शन हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, K2Cr2O7। तो दिस इज़ ए इजी टू मीडियम, मैं मान लेता हूँ कि दिस इज इजी क्वेश्चन या मीडियम क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ याद होना चाहिए। तो अब इसको याद कर लो तो ये इजी है, नहीं याद करो तो टफ भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, एक एलिमेंट है, ए ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स है, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d4 है, ठीक है, एंड इट्स +3 ऑक्सीडेशन। ये कब है, जब इसका एलिमेंट एक्स का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मान लेते हैं एलिमेंट एक्स +3 हटा के 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो इसमें या आर्गन तो रहेंगे 3d4 + 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो टोटल यहाँ पर 18 हो जाएगा, 4 22 और 3 इलेक्ट्रॉन का 25, तो एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा 25। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, व्हेन कैलोमल रिएक्ट विद NH4OH वी गेट। तो कैलोमल इलेक्ट्रॉन नाम सुना होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो Hg2Cl2 जब NH4OH के साथ रिएक्शन करता है ना, तो ये क्या होता है, ब्लैक टर्न हो जाता है। ब्लैक टर्न किसके कारण होता है, HgNH2Cl के कारण ब्लैक टर्न होता है, ब्लैक कलर में बदल जाता है। और ये मिक्सचर होता है मर्करी एंड अमोनियम बेसिक मर्करी सेकेंड क्लोराइड का, मर्करी एंड अमोनियम, मर्करी इसको मैं बोल सकता हूँ मर्करी एंड अमोनियम बेसिक क्लोराइड। तो ये हमारा HgNH2Cl होगा हमारा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, टफ क्वेश्चन, क्योंकि रिएक्शन नहीं याद रहेगा तो ये टफ ही है क्वेश्चन, दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन, इसको माइंड में रखना। इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज गिवन बाई। तो ट्रांजिशन एलिमेंट डी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 1 से 10 होना चाहिए, तो NH2 N-1 D1 2। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। हमारा KMnO4 रिएक्ट विथ ऑक्सिलिक एसिड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से हमारा रिएक्ट कर रहा है। तो बताना है कि अगर 20 ml ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 हो तो हमें कितना इक्वलेंट ऑक्सिलिक एसिड की ज़रूरत होगी। तो पहले 20 ml ऑफ 0.1 मोलर KMnO का मतलब क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 0.1 ml है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा मिली मोल में आ जाएगा, 2 मिली मोल ऑफ KMnO4 इसका मतलब होगा। तो 2 मोल KMnO4 के लिए 5 मोल ऑक्सिलिक एसिड चाहिए C2O4 2- के लिए। तो 2 मिली मोल ऑफ KMnO4 के लिए कितना चाहिए होगा, तो 2 मिली मोल ऑफ KMnO4 के लिए हमें कितना ऑक्सिलिक एसिड चाहिए होगा। तो हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कि इसमें हमारा 5 मिली मोल आ रहा है, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 0.5 करेंगे तो 2 मिली मोल आ रहा है, 2.5 मिली मोल आ रहा है। अगर मैं 20 मल्टीप्लाई बाई 0.1 कर लूँगा तो हमारा 2 मिली मोल आ रहा है, यहाँ 20 मल्टीप्लाई बाई 0.5 कर लूँगा तो ये भी 1 मिली मोल आ रहा है, और 50 मल्टीप्लाई बाई 0.1 करें तो 5 मिली मोल आ रहा है। तो बेस्ट आंसर क्या है, 5 मिली मोल, 50 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मोलर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज़ ए टफ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ मोल कॉन्सेप्ट और हमारा डी ब्लॉक का रिएक्शन भी साथ में पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से बोल रहा है ये 4 कॉम्प्लेक्स दिए हो, इनमें से बताना है कि कौन सा कलरलेस है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से सॉल्व होगा TiF6 2- अगर मैं निकालूँ तो टाइटेनियम +4 कॉन्फिगरेशन आएगा, D0 कॉन्फिगरेशन। तो D0 कॉन्फिगरेशन मतलब कलरलेस। नेक्स्ट हमारा COF6 3-, तो यहाँ पर कोबाल्ट +3 में आएगा मतलब D6, और D6 आया तो ट्रांजिशन मेटल में D इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलरफुल।
नेक्स्ट हमारा है Cu2Cl2। अगर मैं इसका कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ तो +1 आएगा और वो जाएगा D10, और ये भी हमारा क्या आ जाएगा, कलरलेस। और हमारा लास्ट है NiCl4 2-, इसमें D8 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, Ni+2 में आएगा D8 कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हमारा होगा कलर्ड, कलरफुल। तो कलरलेस 2 में है, फर्स्ट और फोर्थ, मतलब टाइटेनियम वाला और निकल और कॉपर वाला जो ऑप्शन दिख जाए वो होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ बस ये देख लेना है किसमें डी में है इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारा कलर्ड होगा, और नहीं है तो नहीं कलर होगा, रीजन डी ट्रांजिशन। तो मीडियम लेवल का सवाल है, बस हमें देखना है कि क्या हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज ड्यू टू। इसका हम 2 रीजन होता है, वीक मेटेलिक बॉन्ड और हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऑप्शन डी, यहाँ जो ये दोनों रीजन है, तो अगर यहाँ देखें तो बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, बिना उसके नहीं करते हैं। तो मीडियम लेवल का सवाल इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये हमारा रिमेम्बरेंस वाला कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग लेंथेनाइड एलिमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है। ऑल लेंथेनाइड आर हाईली डेंस मेटल, ये सही बात है। मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट इज +3, ये भी सही है। लेंथेनाइड आर सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज मेथड, ये भी सही है, कि आयन को हम आयन एक्सचेंज मेथड से सेपरेट करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, आयनिक रेडियाई ऑफ ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, नहीं, एटॉमिक नंबर बढ़ने पर वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, और हमें बताना है कौन सा फॉल्स है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमेशा हमेशा मार्क करके रखेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का सवाल है। बाकी ऑप्शन को हमें देखना पड़ेगा। बाकी हमें ये पता है कि यहाँ बढ़ेगा ही, मतलब घटेगा, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ने पे ही घट जाएगा, और ये बोला बढ़ेगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन इट इज। तो जिंक प्लेटिंग करते हैं हमें, अगर हमें आयरन को कोरोजन से बचाना हो तो जिंक प्लेटिंग बेस्ट ऑप्शन होता है। तो दिस इज अ इजी क्वेश्चन, इजी एंड इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, इजी एंड इन्फॉर्मेशन बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आंसर यहाँ जो आता है वो होता है ऑप्शन बी, कॉपर इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम कॉपर सल्फेट का और वाटर से कंपेरिजन करके देखते हैं कि कौन हमारा एनोड और कैथोड पे बन जाएगा। तो कॉपर वहाँ कैथोड पे लिबरेट होगा और एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट होगा। तो ऑप्शन बी इज कर आंसर। तो मीडियम लेवल का सवाल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पता ही होना चाहिए। ऑप्शन सी है N-1 D1 to 10 NS 1 to 2, ओके, NS 1 to 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फोटोग्राफिक फिल्म एंड प्लेट्स हैव एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ। तो इसका आंसर होता है सिल्वर ब्रोमाइड। जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है हाईली फोटोसेंसिटिव, तो AgBr होता है, AgBr इज हाईली फोटोसेंसिटिव, हाईली फोटोसेंसिटिव, फोटोसेंसिटिव and is used as a and it is used as a ingredient for photographic film and plates, photographic film and plates। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये पता होना चाहिए, AgBr होता है। तो इजी एंड इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, अब कोई याद होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्राइडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सरफेस हार्डनिंग ऑफ स्टील बाय ट्रीटिंग इट इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ अमोनिया। तो नाइट्राइडिंग क्या होता है, व्हेन स्टील इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया आयरन नाइट्राइड ऑन द सरफेस ऑफ स्टील इज फॉर्म्ड विच इम्पार्ट्स ए हार्ड कोटिंग एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्राइडिंग। तो जो ये हमारा सवाल है, दिस इज ए इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, और ये मीडियम लेवल का हमारा सवाल है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहेगा तो इस सवाल को नहीं कर सकते। मीडियम एंड इन्फॉर्मेशन बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा इनमें से किस में ब्लू कलर नहीं ऑब्टेन होगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, जो कि ब्लू कलर का होगा। तो ये तो बात सही है, तो मतलब ये ब्लू कलर ऑब्टेन कर देगा। फिर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को जो वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ये भी हमारा ब्लू कलर दे देगा। फेरिक क्लोराइड को सोडियम फेरोसोनाइड से भी ब्लू कलर, तो ये सब ब्लू कलर देने वाले हैं, ब्लू कलर। लेकिन जब हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को K4FeCN6 से रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CO2FeCN6 मिलेगा। और जो ये हमारा होता है, ये हमारा चॉकलेट PPT आता है। तो दिस इज़ नॉट ए ब्लू कलर, तो ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट आर गिवन बिलो विच ऑफ द एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज अदर्स। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या है एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक। तो ये हमारा दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड दिस वन इज आल्सो डी ब्लॉक एलिमेंट। यही हमारा जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो सेम फैमिली में ये पी ब्लॉक एलिमेंट वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज आल्सो ए वेरी इजी क्वेश्चन, बस इसको देखकर एनालाइज कर ले जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K2Cr2O7 हमें पता ही है क्या होता है, +6 होता है, मोस्ट कॉमन है, इजी सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हाइपो इज यूज इन फोटोग्राफी टू रिड्यूस AgBr ग्रेड्स टू मेटेलिक सिल्वर, नहीं। कन्वर्ट मेटेलिक सिल्वर टू सिल्वर शॉर्ट, नहीं। ये होता है रिमूव अनडिकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड टू सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, AgBr को Na2H2O3 से रिएक्शन करा के सोडियम थायोसल्फेट से Na3AgSO3H2O3 का ट्वाइस बना लेता है, जो कि हमारा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स प्लस NaBr, तो ये हमारा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। रिमूव रिड्यूस सिल्वर ये गलत है, हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने सारे 98 से 2024 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर के बारे में आए तो सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लेंथेनाइट सबसे ज़्यादा पूछता है वो, और हमारा डी ब्लॉक का तो याद होना ही चाहिए। साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनाइजेशन एनर्जी एंड कलर ऑफ लेंथेनाइट, इसके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। KMnO फिर K2Cr2O7 के जितने भी टाइप के रिएक्शन NCERT थे सारे, और NCERT का रीडिंग कर लो लाइन बाय लाइन, और लाइन बाय लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन बाय लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो नीट के PY करने के बाद इतने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा आप फोकस में रखें। थैंक यू।